पहले पूरे समाज से ये अपील करता हूँ कि जब ये वीडियो सामने आपके आए तो पहले इसको पूरा सुनें और सुनने के बाद जो है इस पर अमल करने की कोशिश करें। और अगर जनाब कैप्टन नामी साहब है तो उसे भगवान के समान माना जाता है, तो आपके हिसाब के टीचर में भी गिरावट आई है तो उसके लिए खाली टीचर ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि समाज भी उसके लिए जिम्मेदार है। मेन चीज़ है मेहनत से अगर वो पढ़ाएंगे तो उनकी रेस्पेक्ट जो है वो बढ़ जाएगी। ट्यूशन मैं समझता हूँ कि आज एक कुछ ज़रूरत क्या है। एनसीसी के बारे में जानना चाहूँगा। एनसीसी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो छात्र को जो है डिसिप्लिन सिखाती है। नीट का एग्ज़ाम नहीं पास करता और सोचता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, ये MBBS किरतपुर ईदगाह के पास जगह होने के बावजूद उसे बढ़ाया नहीं जा रहा है। कई सालों से देखा जा रहा है कि बहुत से लोग भीड़ होता है कि गालियाँ मिल जाए, ये कुछ नहीं सोच रहा है कि क्या मिलेगा 101% मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी और अल्लाह के वहाँ इसका अजर भी मिलेगा। क्योंकि कौन सा एक काम ऐसा हो गया तो जो आपने कर दिया और वो कबूल हो गया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। काम करते रहिए, इधर आधर ज़्यादा न। मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि सबको मिलकर आज के समाज में काम करना चाहिए। और फिर यूं हुआ कि सब्र की उंगली पकड़ के हम इतना चले कि मंजिलें हैरान रह गई। जनाब कैप्टन नामी साहब, किरतपुर के चमन का एक ऐसा फूल जिसकी खुशबू किरतपुर के समाज को महकाने में लगातार लगी रहती है। बेहद शांत सौम्य स्वभाव के धनी व्यक्ति लगातार सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सर, आज हम आपके साथ यहीं से शुरुआत करना चाहेंगे कि एक टीचर को इतना बड़ा रुतबा दिया गया है कि उसे भगवान के समान माना जाता है, तो आपके हिसाब से एक टीचर के मुख्य कर्तव्य क्या होने चाहिए? सबसे पहले तो मैं इस चैनल का जो है ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो इस चैनल के माध्यम से समाज को जो है मेरी तरफ से जो है कोई संदेश देना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले पूरे समाज से ये अपील करता हूँ कि जब ये वीडियो सामने आपके आए तो पहले इसको पूरा सुने और सुनने के बाद जो है इस पर अमल करने की कोशिश करें। और अगर मेरे अंदर जो है कोई कमियां हैं तो मुझे भी जो है बज़ाते खुद आकर जो है उसको दूर करने के लिए जो है मुझे भी बताएं, तो मैं समझूंगा कि मेरे साथ जो है फिर न्याय किया जा रहा है। तो सबसे पहले मुझसे आपने सवाल किया कि टीचर जो है उसके क्या कर्तव्य होने चाहिए। तो टीचर जो है वो तो समाज का निर्माता है, ये बिल्कुल साफ अल्फाजों में सब लोग जानते हैं। तो उसके लिए टीचर जो है आज जो है जैसे समाज के अंदर गिरावट आई है तो हम ये बिल्कुल मान सकते हैं कि टीचर में भी गिरावट आई है। तो उसके लिए खाली टीचर ही जिम्मेदार नहीं है बल्कि समाज भी उसके लिए जिम्मेदार है। मेन चीज़ है कि हर चीज़ जो है आज पैसे में तोली जाने लगी। टीचर भी समाज का अंग है तो वो भी इसी तरफ जो है ज़्यादा सोचने लगा, और जो आदमी ज़्यादा पैसे की तरफ सोचेगा तो वो उसके अंदर जो है कमियां जो हैं वो नज़र आने लगेंगी। तो मैं अपील करता हूं कि आज भी समाज के अंदर ऐसे बहुत सारे टीचर हैं जिनकी जो है बहुत इज्जत है, और सिर्फ इज्जत उन्हीं की है जो पैसे की तरफ नहीं दौड़ रहे बल्कि समाज को, बच्चों को और कुछ देना चाहते हैं। और सब कुछ जो है अपना दांव पे लगाकर जो है अपना समय भी, अपना वक्त, समय और जो भी उनके पास है, जो उनके पास नॉलेज है उसे सबको देकर जो है खुश होना चाहते हैं। टीचर ही एक ऐसी चीज़ है कि जब उसका छात्र उसके सामने आता है और वो उससे भी बड़ी पोस्ट पे होता है तो उससे ज़्यादा खुशी किसी और को नहीं हो सकती। वो यही चाहता है कि ये मुझसे भी ज़्यादा ऊपर चला जाए। तो यही हर टीचर को जो है समाज में हमें रखना है कि हर टीचर जो है, जो ये कहा जा रहा है कि समाज में टीचर के प्रति इज्जत कम हुई है, तो हमें भी टीचर्स को भी ये कोशिश करनी है कि हम समाज के अंदर उसी तरह से काम करें जैसे कि पहले के टीचर थे। तो मैं किरतपुर की ही मिसाल लेता हूँ कि टीचर जो है घर जाकर पढ़ाया करते थे, फ्री पढ़ाया करते थे। तो जब टीचर घर जाएगा, फ्री पढ़ाएगा तो उसकी रेस्पेक्ट क्यों नहीं होगी। उसके बदले में आज क्या हो रहा है कि टीचर जो है वो ट्यूशन की तरफ जा रहा है। भले ही मेरा विद्यालय इससे जो है वो बिल्कुल पाक और साफ है, क्योंकि हमारे विद्यालय के टीचर जो है इस वक्त जो है ट्यूशन वगैरह बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहे। लेकिन और जगह पर ये चीज़ें देखने में आ रही हैं कि इसकी वजह से उनकी इज्जत में कमी आई है, क्योंकि शिक्षा बेचने का नाम नहीं है, शिक्षा जो है वो फ्री में देने का नाम होना हमारे सामने चाहिए। सर, जो आप मतलब रेस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, तो जो ट्यूशन बारे में बता रहे हैं, क्या ट्यूशन प्रणाली को भी इसकी एक वजह मान सकते हैं? है ये वजह। और लेकिन जो टीचर ट्यूशन नहीं भी पढ़ा रहे
उन्हें अपना जो स्कूल के अंदर पढ़ाना है उसे उन्हें पूरी मेहनत से अगर वो पढ़ाएंगे तो उनकी रेस्पेक्ट जो है वो बढ़ जाएगी। ट्यूशन मैं समझता हूँ कि आज एक ज़रूरत बन गया है। टीचर नहीं पढ़ाएगा, कोचिंग में पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं टीचर उसको पढ़ना पड़ रहा है। तो टीचर अपनी अगर चीज़ से लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहता है तो वो पैसे में तोल कर ना पढ़ाए, बल्कि उसको जो है ऐसा लगे कि जैसे हम सेवा कर रहे हैं। तो सिद्धांत है, जैसे बिजनेस का सिद्धांत है कि हम कोई भी काम अगर करते हैं तो हम बिजनेस भी करें लेकिन साथ में सेवा भाव हमारा रहना चाहिए। अगर सेवा भाव साथ में रहेगा तो रेस्पेक्ट कम होने का मतलब है ही नहीं, क्योंकि टीचर की आज भी समाज में औरों से अब भी ज्यादा ही इज्जत है, ऐसा मेरा मानना है। मैं अपने ऊपर तो ये बात बिल्कुल कह सकता हूँ। सर एज अ प्रिंसिपल मैं आपसे मुस्लिम इंटर कॉलेज के बारे में जानना चाहूँगा, क्योंकि आप उसके प्रिंसिपल हैं। तो इतना पुराना होने के बावजूद भी इसे डिग्री कॉलेज में तब्दील क्यों नहीं किया गया सर? ये सवाल आपका जो है बहुत अच्छा है और समाज जो है ये सवाल कर सकता है। उसमें सबसे बड़ी जो हमारे सामने प्रॉब्लम है कि हम अल्पसंख्यक विद्यालय है, हमारी कुछ जो है कंडीशंस हैं, हम उन कंडीशन से बाहर जाकर जो है काम एडेड कॉलेज है हमारा, सरकार भी हमें तनख्वाह देती है और बाउंडेशन हमारे पास बहुत है। इसको डिग्री कॉलेज बनाने के लिए मांग चल रही है और कमेटी भी जो है इसमें कोशा है कि हम इसको डिग्री कॉलेज बना दें। और आपका जो ये मांग है अगर समाज की, तो मैं इसको जो है कमेटी के सामने भी रखूंगा कि इसका डिग्री कॉलेज जो है अब तक नहीं बना। तो उस सवाल को तो अब हम, क्योंकि हमें अगर काम करना है और समाज के अंदर हमें कोई चीज़ नज़र आ रही है कि हो सकती है, तो अब हमारे लिए यही बेहतर है। समाज में काम करने का एक तरीका हमें सबको सीखना होगा कि क्रिटिसिज्म नहीं, बल्कि काम कैसे हो सकता है। अगर ये डिग्री कॉलेज बन सकता है तो उसकी पहले रूपरेखा क्या होगी, हमें इसमें क्या दुश्वारियां हैं, इसमें हम सब मिलकर बैठें और अगर दुश्वारियां उनको दूर करें। और मैं कमेटी से जो है इस बारे में बात करूंगा कि अगर बन सकता है तो उसे बनाना चाहिए। सर मैं एनसीसी के बारे में जानना चाहूँगा, एनसीसी क्या है? जी, एनसीसी के बारे में जानना चाहूँगा। एनसीसी एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो छात्र को जो है डिसिप्लिन सिखाती है और फोर्स की तरफ जाने के लिए जो है बहुत अच्छा रास्ता है। और जो छात्र एनसीसी लेता है तो सबसे पहले वो डिसिप्लिन सीखता है। डिसिप्लिन के साथ साथ जो है उस समाज के अंदर जो है बहुत सारी ऐसी योजनाएं चल रही हैं। मान लीजिए उसे एडमिशन लेना है डिग्री कॉलेज में, तो वहाँ पर उसको मार्क्स मिलेंगे, 10 मार्क्स मिलेंगे। वो एमबीबीएस करना चाहता है तो वहाँ पर सीटें हैं, उसके लिए एनसीसी की कोटा है। लेकिन समाज के बहुत सारे बच्चों को, हम इस परिप्रेक्ष्य में रहते हैं, ऐसे क्षेत्र में रहते हैं कि जहाँ का बच्चा जो है वो इंटर के बाद जो है किसी फैसिलिटी को लेने की कंडीशन में नहीं होता। उसे यही बात पूरी तरह से नहीं, वहाँ तक वो नीट का एग्ज़ाम नहीं पास करता और सोचता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो ये एमबीबीएस बन जाऊँ, कैसे मतलब हो सकता है। तो ये चीज़ें जो एनसीसी बहुत अच्छी चीज़ है। फोर्स के अंदर इसके नंबर हैं, बीएसएफ के अंदर इसके नंबर हैं। अगर आदमी फोर्स में जाएगा तो उसका इंटरव्यू नहीं है, उसका टेस्ट नहीं है, सिर्फ इंटरव्यू है। तो लेकिन जाने वाले कितने हैं? बहुत कम है। एनसीसी हर साल हमारे यहाँ से 50 बच्चे जो है, वो 50 कैडेट जो है निकलते हैं, लेकिन उनमें से आगे तक गए हैं। फौज के अंदर भी 5 बच्चे जा चुके, बीएसएफ के अंदर भी 4 बच्चे जा चुके, पुलिस के अंदर भी जो है 12-14 बच्चे जा चुके। और जो कंडक्टर के लिए एक दफ़ा फोर्स वैकेंसी निकली थी उसमें भी 12 बच्चे जा चुके। तो जिनको अवेयर हैं वो इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन उनकी सोच सिर्फ इतनी है कि हम पुलिस में चले जाएं। उन्हें अपनी सोच को थोड़ा सा बढ़ाना होगा और हर जगह उसकी सीटें, इंजीनियरिंग के अंदर भी सीटें बुक हैं। और आपकी जो है देहरादून के अंदर जो है एनडीए के अंदर जो है एनसीसी की सीटें हैं, मगर वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे और उसको अवेल नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरी कैडेट से यह है कि अवेयरनेस अपने अंदर रखें और जो मालूमात है उसके आधार पर जो है फ़ायदे उठाएं। और बहुत अच्छी चीज़ एनसीसी जो है। सर एनसीसी ज्वाइन करने के बाद बच्चों को बहुत सारी ट्रेनिंग करनी पड़ती है, बहुत सारे कैंप में जाना पड़ता है, तो इन चीज़ों से बच्चे की शिक्षा पे या उसकी पढ़ाई पे कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ता? मैं नहीं समझता कि उसका कोई बुरा प्रभाव पड़ता है। इसको ऐसे मानिए कि एक हफ्ते में 2 दफ़ा जो है 2-2 घंटे की उसको ट्रेनिंग दी जाती है पूरे साल, जो उसको 7वें और 8वें घंटे में दी जाती है। यानी कॉलेज के जो खाली घंटा है 7वां और 8वां, उसके बाद वो ट्रेनिंग दी जाती है, तो उसका शिक्षा पर कोई नुकसान नहीं हुआ।
अब दूसरी चीज़ आई कि उसे 10 दिन जो है कैंप करना पड़ता है। तो साल में एक दफ़ा, 2 साल में एक दफ़ा उसे कैंप करना होगा। तो वो भी कैंप जब रखे जाते हैं तो उसमें एक संडे होता है और कोई छुट्टी होती है। तो इसको इस चीज़ का ख्याल रखते हुए ये चीज़ें की जाती हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे कोई बहुत बड़ा बच्चे को लॉस होता है। और अगर हमें कुछ गेन करना है तो जो हमारा कुछ छुटा है उसको हम दूसरे वक्त में जाकर जो है पूरा हमें कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर अज़्म है, हमारे अंदर इच्छा है, तो हम कोई चीज़ हमारी छूट भी जाती है तो हम उसको जो है पूरा कर सकते हैं। मेरा तो ऐसा मानना है। और इसकी वजह से किसी बच्चे की पढ़ाई पर कोई बहुत बड़ा मसला मेरे ख्याल से नहीं है। सर, आप ईदगाह कमेटी के बारे में जानना चाहूँगा, किरतपुर ईदगाह कमेटी। क्या आप एक सेक्रेटरी हैं? तो किरतपुर ईदगाह के पास जगह होने के बावजूद उसे बढ़ाया नहीं जा रहा है। कई सालों से देखा जा रहा है कि बहुत से लोग, भीड़ हो जाती है और नमाज अदा नहीं हो पाती उन बेचारों की। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। और इसमें मैं समझता हूँ कि जो कमेटी है उसमें कोई सेक्रेटरी या कुछ नहीं, सब एक टीम है। मैं इसको ये कहूँ कि मैं सेक्रेटरी, वो प्रेसिडेंट नहीं, ये एक टीम है और हम लोग खादिम हैं, पूरे समाज के हम खादिम हैं। तो हम खिदमत उसकी कर रहे हैं और जितनी हमसे अच्छे से अच्छी खिदमत हो सकती है हम उसे कर रहे हैं। और जो लोगों की मांग होती है उसे हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी आपने कहा कि जगह कम पड़ जाती है, तो उसकी 2 प्रॉब्लम्स हैं कि दाएं और बाएं, आगे और पीछे ईदगाह के जो जगह है वो बिल्कुल कंप्लीट हो सकती है, उसमें हम कुछ बढ़ोतरी नहीं कर सकते। जैसे पिछले 3 साल से जो है हम बराबर में एक वेंकट हॉल है, उस वेंकट हॉल का प्रयोग करते हैं। पीछे बाग है, उसको सफा कराते हैं, उसकी सफाई कराते हैं, तो जगह पूरी हो जाती है। और नमाज इसीलिए जो है हमारी जो है वो सड़क पर नहीं होती। हम कोशिश पूरी की पूरी ये कर रहे हैं कि ईदगाह के पीछे जो जगह है उसका भरान कराकर जो है उसको और जो है बड़ा करेंगे। इंशाल्लाह ये हमारे प्लान के अंदर जो है शामिल है और बहुत जल्दी जो है इस कार्य को भी हम शुरू करेंगे। पूरे समाज का सहयोग चाहिए। किसी को कोई बात कहनी है तो वो फेसबुक पे या कहीं मंजर आम पे महफिल में ना कहे, बल्कि आके प्यार मोहब्बत से जो है हम लोगों से कहे। हम उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे क्योंकि हम खादिम हैं, आप लोग जो है मालिक पूरा शहर है इसका। तो जो भी चीज़ें, मान लीजिए हम आज वृक्षारोपण हमने कल किया, 5 दिन तक हमारे यहाँ वृक्षारोपण चलेगा। तो पहले दिन हमने मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को बनाया, आज हम मुफ्ती कलीम साहब को जो है बुला रहे हैं, कल जो है ईदगाह कमेटी वाले अपनी तरफ से पेड़ लगाएंगे। और ये भी ऐलान कर रहे हैं कि कोई और साहब अगर लगाना चाहें तो वो भी आकर लगाएं, क्योंकि ईदगाह आपकी है। तो आप भी आकर इसके अंदर जो है कभी घूमें फिरें, मशवरा उसके बाद दें कि जब वहाँ से आप जो है पहले परिचित हो जाएं कि क्या काम कैसे हो सकता है। अभी मान लो हमने वजू खाना बनवाया, लेटरिन बाथरूम भी बनवाया, तो जो मांग आ रही है उसे हम कर रहे हैं। छोटा गुसरखान बाथरूम था, टंकियाँ थी, हमने मस्जिद के साइड पर लगाकर जो है उसको पूरा किया। अगर इसके बाद भी आप वहाँ आएँ, घूमें और ये कहें कि और कुछ होना चाहिए, इंशाल्लाह उसे भी करेंगे, पूरी कोशिश करें। सर, बहुत से लोग कहते हैं कि जो बागात से पैसा आता है या फिर जो चंदे में पैसा इकट्ठा होता है वो कहाँ इस्तेमाल होता है, कहीं दिखाई नहीं देता। सवाल जो है बड़ा सख्त सवाल है। अब हिसाब की बात होती है तो अभी हिसाब के मसले में पीछे भी कुछ चीज़ें आई। तो ईदगाह का ऑडिट होता है और कोई भी शख्स, फिर दोबारा कहा जा रहा है कि वो पैसा आता है, कहाँ खर्च होता है, कैसे खर्च होता है, उसे आकर जो है आप बिल्कुल देख सकते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा मोटा मोटा भी, जब आपने, क्योंकि आप ना देखेंगे और ना समझेंगे तो फिर उसे लगता ऐसे ही है कि बहुत कुछ। जैसे मान लीजिए ईदगाह के बाग है, तो ईदगाह का बाग जो है वो लगभग 1,05,000 रुपए का एक बाग, 1,30,000 रुपए का दूसरा बाग, वो डिफरेंस होता रहता है। कभी पहले तो कम में बिका करते थे, लेकिन जो इस दफ़ा बिके हुए हैं वो लगभग 1,05,000 और 1,30,000। अब ये 2 साल के लिए बिके हैं, तो इसका मतलब है कि 1 साल में पैसा 1 लाख रुपए आया। ये औसतन लगभग ऐसे मान के चलें। अब खर्चा मानने देखिए, 2,500 3,500 रुपए का हमारे पास, 2,500 रुपए का एक कर्मचारी है, 1,000 रुपए का एक कर्मचारी है, 3,500 हुए। तो 12 तिया 36 और 12 पंजे 60, 40,000 रुपए तो हमारी सैलरी में चले गए। बिजली का बिल आया
लगभग 3,000 रुपए का आता है। 40,000 रुपए बिजली के बिल में चले गए। 1 लाख रुपए आए थे, 40-80,000 रुपए चले गए। अब और भी जो है वहाँ पर मान लीजिए पौधे लगे हुए हैं, उनकी नलाई होती है, उसमें मजदूरी लगती है, मिट्टी पड़ती है, बहुत सारे थोड़े से ये भी काम होते रहते हैं। तो लगभग जो पैसा आया वो पैसा आप जरा गौर से देखें कि 1 लाख आया, 1 लाख रुपए चला गया। अब आया कि चंदे से क्या होता है, जो चंदा आया वो चंदा मान लीजिए जैसे इस दफा का बकरा ईद है तो 56,000 रुपए का आया। पिछली ईद थी 1 लाख कुछ हजार, 1,46,000 रुपए का आया। तो इसे भी समझें कि ईद पर कितना खर्चा होता है। सबसे पहले 8,500 रुपए जो है वो माइक वाला लेता है, 5,500 रुपए जो है आपका टेंट वाला लेता है, और जो घास की सफाई होती है वो लगभग 12 से 14,000 रुपए का ठेका वो जाता है। जो पुताई होती है वो पुताई का सामान लगभग 20,000 का सामान आता है, 12-13,000 रुपए वो लेता है। तो इन्हें भी अगर जनरेटर आता है, ये मेरे एकदम सारी बातें याद होना मुश्किल है, लेकिन इन्हें भी आप जोड़ें तो 40-50,000 रुपए अभी बन जाएंगे। तो जो पैसा आता है वो आता हुआ तो नजर आता है, खर्चा जो है आप जब उसे देखेंगे तो समझ जाएंगे कि कहाँ कैसे हो रहा है। फिर 1 लाख रुपए आए, उसका 7% जो है वो वक्फ बोर्ड में जमा हो जाता है। 1 लाख रुपए आए तो 7,000 रुपए वहाँ, यानी कि 10,000 रुपए वहाँ चले गए, तो चीज़ हमारे पास 90,000 रुपए रह गई। ऑडिट होता है उसका, हमारा ऑडिट जो है अपडेट है, पिछले साल तक का हमारा ऑडिट हुआ है, कोई मसला नहीं है। और कोई फिर भी देख सकते हैं, कोई देखना चाहे तो वो बिल्कुल देख सकता है। मैं तो पिछली दफा भी ऐलान करा था, लेकिन कोई देखने आया नहीं। मैंने बुला कर कुछ लोगों को दिखाया है जरूर लेकिन देखने को नहीं आया। लेकिन ये लोगों के विश्वास की बात है, न देखना मैं समझता हूँ कि लोगों के विश्वास की बात है। कहना अलग बात है, लेकिन देखना कि कोई देखने नहीं आया तो इसका मतलब है कि जनता जो है हम पे विश्वास करती तो है। कुछ लोग हो सकते हैं तो जो है वो भी अपनी शंका को दूर कर लें, तो वो भी, और वो भी आके हम तो ये कह रहे हैं कि वो भी हमारे साथ काम करें। हम तो यहाँ कह रहे हैं कि ईदगाह कमेटी क्या चीज़ है, कोई कमेटी नहीं। हम 15 आदमी हैं, 15 आदमी और आइए हमारे साथ खड़े होइए, आप भी काम कीजिए। हम सबको साथ में लेकर काम करना चाहते हैं। क्यों, ये तो खिदमत खल्क है, तो सबका ही हक है। तो हम ये जो मेंबर हो गया, क्या बस मेंबर ही काम करेगा? ये तो जनता भी आकर जो है उसके अंदर जो है अपना हाथ बटा सकती है। तो हमेशा सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं, और मैं तो यही चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर, जब ईद हो या मान लीजिए हम वृक्षारोपण ही आज ही कर रहे हैं, मान लीजिए हम 11:30 बजे, तो क्या हम ही लोग वहाँ हो, आप लोग भी आ जाएं, जो भी आना चाहे वो भी आए, सबकी है। आप भी एक पेड़ हमारे साथ आके लगाएं, हमारे से पेड़ ले लें, वही लगा दें, हमें कोई चीज़ में एतराज़ नहीं, लेकिन आप हमारे साथ खड़े हो जाएं, क्योंकि ईदगाह आपकी है, ईदगाह किसी कमेटी की नहीं है। सर, एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूँगा, 1-2 सवाल करना चाहूँगा कि हमारे समाज में बहुत सी बुराइयां फैल रही हैं, तो आप हमें बताइए कि हमारे समाज में ऐसी क्या क्या बुराइयां फैल रही हैं जिन्हें रोकना बहुत ज़रूरी है। अगर उन्हें नहीं रोका गया तो वो हमारे समाज को नासूर की तरह खोखला कर देगी। इस समाज में एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हुए सबसे पहले मैं इस वक्त जो लोग समाज में काम कर रहे हैं, हमें जो भी सामाजिक कार्य कर रहा है, जिस तरीके से भी जो टीम काम कर रही है, यहाँ पर भी बहुत सारे नौजवान बच्चे जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मान लीजिए मैं एक शीशगरान के एरिए से, नाम मेरे तंजीम का नाम याद नहीं आ रहा, वो बच्चे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक टीम मंडावर रोड पे भी मैं देखता हूँ अक्सर बेशतर जो है कैंप लगा रही है, उसमें मैं गया भी हूँ, नहीं भी गया हूँ, लेकिन मैं उन्हें हर तरह का समर्थन मशवरा हमेशा देता रहता हूँ, क्योंकि सामाजिक कार्य सबसे जो है बड़ा कार्य है, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ अपने आप ही देना है और तसल्ली अपने दिल की कर, आपके दिल सेटिस्फाई होना चाहिए कि जो मैं काम कर रहा हूँ समाज के लिए कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। बस ये अगर जहन में आपने रख कर काम करा तो आप सारी उम्र काम करेंगे। हमें 36 साल इस काम को करते हुए हो चुके हैं, लेकिन इसमें ये नहीं सोचना कि हमें मिलेगा क्या। इसमें हो सकता है कि गालियाँ मिल जाएं, ये कुछ नहीं सोचना कि क्या मिलेगा 101% मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी और अल्लाह के यहाँ इसका अजर भी मिलेगा। क्योंकि कौन सा एक काम ऐसा हो गया कि जो आपने कर दिया और वो कबूल हो गया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। काम करते रहिए, इधर उधर ज्यादा न देखिए, अपना फेस कीजिए। और मेरी सभी से अपील है कि किसी दूसरी तंजीम को कभी रुकावट नहीं करनी चाहिए। जो काम करना है उसे उसको अच्छा ही कहना चाहिए। जो कोई मशवरा हो वो मशवरा उसे हमें दे देना चाहिए। अगर वो कहीं भटक रहे हैं
तो भटके हुए को सामाजिक कार्यकर्ता का काम है कि बताए। मान लीजिए एक बच्चा जो है नशा कर रहा है, तो अब ये नहीं है कि आप उससे कैसे डील करेंगे। तो वो नशे वाले, जिस वक्त मान लीजिए बुराई है, नशा बच्चे कर रहे हैं, बहुत से बच्चों को तो ये नहीं पता कि ये बुराई है, क्योंकि वो तो उसे इंजॉय के हैसियत से उसको काम कर रहे हैं। तो उन्हें अगर समझाया जाएगा तो वो उस चीज़ को, ये बुराई इस वक्त नशे की बुराई है, ये इस बुराई से हमें बचना चाहिए। एक और अपील करूँगा कि व्हाट्सएप या मोबाइल का बच्चों को सिर्फ उतना प्रयोग करना चाहिए जितना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर लिखने से पहले, कहने से पहले बहुत सोचना चाहिए, क्योंकि इसकी बात जो है समाज के हर तबके में जाती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे समाज के किसी एक एरिया की उसमें बेइज्जती हो जाए। कोई काम है आपको नहीं अच्छा लगता, आप उस काम को जो है उस आदमी के पास जाइए, उससे बताइए और उसे समझाइए। नहीं है तो आप उसके कोई ठेकेदार नहीं है कि वो जो है, अगर वो नहीं बदल रहा, बस आपको सोच लिया कि आपने अपना काम पूरा कर लिया, आपका काम पूरा हो गया, वो भी काम ये मानिए कि ठीक ही कर रहा है। सर, एक टीचर, एक गुरु, एक कैप्टन और एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते आप हमारे समाज को और हमारे देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा कि सबको मिलकर आज के समाज में काम करना चाहिए और एडजस्ट करने की आदत हमें डाल लेनी चाहिए। समाज जो है हमारा गंगा जमनी तहजीब का समाज है। हमें ऐसे काम करने हैं कि सब कम्युनिटी को अपने साथ रहते हुए, और हमें समाज की सेवा, खिदमत खल्क के काम करते रहने चाहिए। कुछ काम मंजर आम पर दिखाकर भी करने चाहिए और कुछ काम जो है चुपचाप छुप कर भी करने चाहिए। तो दोनों में से कोई ना कोई काम जो है हमारा जो है कामयाब अल्लाह के यहाँ जो है कि निगाह में जो है कहीं ना कहीं हमारा काम हो जाएगा। क्योंकि जो ज़िंदगी है ये हमारा एक इम्तहान चल रहा है। हम इस इम्तहान में कौन पास होगा कौन फेल होगा ये तो पता नहीं है, लेकिन हमें अच्छाई पर चलना है और बुराई से बचना है। और बुराई अगर कोई कर रहा है तो उसे एक दफ़ा सिर्फ समझाना है, बाकी बस ये नहीं कि अब उसके पीछे पड़ गए, वो नहीं मानना तो अल्लाह के यहाँ जवाब वो देगा। हमें ये सोचकर जो है उसको छोड़ देना चाहिए या दूसरे से उसको फिर समझवाना चाहिए। सर, आपने अपना वक्त दिया, अपना कीमती वक्त हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं आप लोगों का इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि इसमें अगर मेरे अल्फाजों से किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचे तो मैं उसके लिए जो है पहले ही माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि बोलना और बैठकर बात करने में फ़र्क होता है। तो अभी हम लोग इतने निपुण नहीं हैं कि हो सकता है कि इस पर कोई लफ्ज़ बोलना चाहिए था, वो अगर भूल गया हो तो उसे मैं क्षमा चाहता हूँ। और चैनल की जो है मैं मुबारकबाद इसलिए पेश करता हूँ कि आपने जो है मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी बात से समाज को कोई संदेश दे सकूं। और वो संदेश जब भी मेरा कारामद होगा कि उस पर किसी एक आदमी ने भी अगर अमल कर लिया, तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा 40 मिनट का वक्त आपका था और ये मेरा था, ये हमारा कारामद साबित हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। कि अगर मिलता हूँ टूट कर तो बिछड़ता हूँ शान से, मैं खुश मिजाज शख्स बहुत दिल जला भी हूँ।